हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो हर बार की तरह इस बार भी एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं हम लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल नंबर 3 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, विच इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, जब आप बात करते हो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, डिसइन्वेस्टमेंट का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है और कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, वो यहाँ पर आज हम लोग समझने वाले हैं। नॉर्मली डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का एक स्ट्रैटेजी है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट अपना जो भी डेफिसिट है उसको फाइनेंस करता है। और अगर आप कह लीजिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को मैनेज करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा ले सकता है। क्या है डिसइन्वेस्टमेंट, कैसे चलता है, ये यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं वो यहाँ पर समझेंगे। तो जब भी आप बात करते हो डिसइन्वेस्टमेंट का, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पर समझने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या था एग्जैक्टली डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इंट्रोड्यूस हुआ, और अल्टीमेटली क्या प्रोग्रेस एंड इवैल्यूएशन है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट की कंपनीज जिनको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है, उनको आप सेल कर देते हो प्राइवेट पार्टीज़ को, और उसके ज़रिए आप कह लीजिए कुछ अमाउंट जो है वो गैदर किया जाता है ताकि उस अमाउंट को दूसरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करके उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। सबसे पहले समझने वाला बात यह है कि इंडिया में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर यूनिट का मतलब होता क्या है। जब भी आप इंडिया में पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात कर रहे हो, देखिए पब्लिक सेक्टर यूनिट वो कंपनी है विच इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ओन करता है, जिसका ओनरशिप मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में है। जब हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं, वी नो वेरी वेल इन आर कंट्री सिस्टम दो तरह का गवर्नमेंट हो सकता है। द गवर्नमेंट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसीलिए जब आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की भी बात करोगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो सकते हैं या स्टेट लेवल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो सकते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, जब आप सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कह रहे हो तो ये वो कंपनीज़ है जिसमें 51% या उससे ज़्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ है। सिमिलरली जब आप स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात कर रहे हो तो ये वो कंपनीज़ है जिसमें ऑब्वियस सी बात है स्टेट गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि आप कह लीजिए 51% से ज़्यादा शेयर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। मार्च 2017 के डेटा के अकॉर्डिंगली हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया में 331 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे, जिसमें से 257 जो है वो ऑपरेशन में थे और 74 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, यानी आप कह लीजिए अब तक उस पर ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, ऐसा आप कह सकते हो। साइमल्टेनियसली क्या कहा गया, जब भी आप पब्लिक सेक्टर की बात करते हो, इंडिया में पब्लिक सेक्टर ने हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देखिए बेटा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो हमेशा सर्विस मोटिव के लिए काम करता है। तो जो बैकवर्ड एरियाज़ है, बैकवर्ड रीजन्स है और जो बैकवर्ड पॉपुलेशन है, उनके डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर यूनिट का हमेशा से इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ज़रिए हो या आप कह लीजिए सस्ते दामों में चीज़ों को अवेलेबल करके, या आप कह लीजिए सस्ते दामों में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करके, कह लीजिए आप, ये हमेशा इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया है, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आप देखोगे, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर है जिनका परफॉर्मेंस जो है वो कभी भी अच्छा नहीं रहा। डिस्पाइट ऑफ सॉल्विंग द वेरियस सोशल इश्यूज़, यही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो इकोनॉमिकली आप कह लीजिए बहुत बड़े फेलियर माना जाता है। जिनको क्यों फेलियर माना जाता है, क्योंकि देखिए इनका जो बिज़नेस है वो पूरी तरह से सर्विस मोटिव बिज़नेस है। जब ये सर्विस मोटिव बिज़नेस करते हैं तो पब्लिक से कम प्राइस चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कई बार हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट द्वारा फेस की जाती है। इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं
जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को फेस करना पड़ता है, जिसके वजह से इंडिया में आप कह लीजिए बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो बहुत ही ग्रेटली फेल होती हुई दिखाई दे रही है, या आप कह लीजिए जो बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा मार्केट में टिक नहीं पाते। क्या रीज़न है वो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ की बात करोगे, हर एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ का केस सेम नहीं है। इंडिया में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ ऐसी भी है जो प्रॉफिट अर्न कर रही है और जो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। हम यहाँ पर उन कंपनीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या आप कह लीजिए ऐसी कंपनीज़ या जिनका प्रोडक्टिविटी आप कह लीजिए कम है, या जो अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सेल करती है, और इसके वजह से आप कह लीजिए अल्टीमेटली इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो हमेशा कम होता है, क्योंकि ज़्यादा मार्केट को ये कैप्चर नहीं कर पाते। तो ऐसी कंपनीज़ के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ये कंपनीज़ मार्केट में टिक नहीं पा रही है, या आप कह लीजिए क्यों ये कंपनीज़ मैक्सिमम लॉस फेस कर रही हैं, वो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो आप कह लीजिए माउंटिंग लॉसेस हैं। समय के साथ साथ जैसे देखा जा रहा है बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ जो है वो मार्केट को कैप्चर करने में फेल रही हैं। यही रीज़न है कि इनका सेल्स जो है वो हमेशा डाउन होता है। सेल्स डाउन होने के वजह से, क्योंकि इनका सेल्स आप कह लीजिए कॉन्टिन्यूसली डाउन रहता है, सेल्स डाउन रहने की वजह से इनका इम्पैक्ट ये होता है कि ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते, और यही रीज़न है कि इन्हें हमेशा हैवी लॉस देखने को मिलता है। और क्या कहा गया, देखिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन पब्लिक सेक्टर टू जनरेट द सरप्लस फॉर फर्दर एक्सपांशन, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कंपनीज़ को हमेशा लॉस हुआ है। 2016-17 के डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें, इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं और उनको जितना भी लॉस हुआ है, 55.66% लॉस जो है वो सिर्फ एयर इंडिया, BSNL और MTNL जैसी कंपनीज़ की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर एक पब्लिक सेक्टर यूनिट हमेशा लॉस में ही होती है। देर आर वेरियस पब्लिक सेक्टर यूनिट जो प्रॉफिट मेकिंग है, जैसे कि ONGC है, कोल इंडिया है, इंडियन ऑयल है, कुछ हद तक आप कह लीजिए LIC भी इस चीज़ का पार्ट है जो कई बार प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो माउंटिंग लॉसेस, दैट इज़ अ फर्स्ट केस। सेकेंड थिंग इज़ लो प्रॉफिटेबिलिटी। अगेन अगर देखा जाए तो पॉइंट नियर अबाउट सिमिलर ही है, आप लॉस कर ही इसके लिए रहे हो क्योंकि आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे। पब्लिक सेक्टर यूनिट के केस में ये देखा गया है कि इनका जितना इन्वेस्टमेंट है उतना इनका प्रॉफिट नहीं होता। दैट्स द रीज़न कि रिटर्न ऑन पर यूनिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों, इसका एक रीज़न ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट मोटिव से ही काम करता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती। जब वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है, आप कह लीजिए उनको प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली प्राइवेट कंपनीज़ के कंपैरिजन में हमेशा कम होगा, आप कह सकते हो। देन आफ्टर आगे अगर कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें हम लोग, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का मतलब क्या है, आप देखोगे पब्लिक एंटरप्राइज जो है उसमें जो मैनेजमेंट है वो हमेशा मिसमैनेजमेंट होता है। इसके कुछ रीज़न है, लाइक आप कह लीजिए लैक ऑफ ऑटोनॉमी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को पूरी तरह से ऑटोनॉमी नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से लेकर लोकेशन तक आप कह लीजिए हर चीज़ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। नेता या आप कह लीजिए जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने एडवांटेज के लिए इंडस्ट्रीज़ को कहीं भी सेटअप करवाते हैं जहाँ पर वो लोकेशनल एडवांटेज उठा नहीं सकते। लाइक मान लीजिए आपके कोई एक इंडस्ट्री जिसके लिए पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर नेता का या एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का एक पर्टिकुलर एरिया है, वो अपने एरिया में उस इंडस्ट्री को सेटअप करता है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसी चीज़ों की वजह से आप कह लीजिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आप कह लीजिए आपका कॉस्ट के ऊपर जो कंट्रोल है वो भी नहीं रह जाता। इसके अलावा क्योंकि आप जब भी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हो उसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो देयर इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड डिफेक्टिव डिसीजन मेकिंग यू कैन से। क्योंकि आपने जो एम्प्लॉय अपॉइंट किया वो उनके अंदर कैलिबर नहीं है, उनके अंदर काबिलियत नहीं है, इसीलिए अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। मैन पावर से रिलेटेड और भी दूसरे प्रॉब्लम्स है, आप कह सकते हो। बहुत सारी इंटरप्राइज में ये देखने को मिला है कि दे आर ऑलवेज ओवर स्टाफ्ड। ओवर स्टाफ का मतलब क्या होता है, जितने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग आपने अपॉइंट किए हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो अल्टीमेटली आप कह लीजिए जो भी
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसकी वजह से होता है, रिकमेंडेशंस के बेस पर होता है। इसकी वजह से आप कह लीजिए जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। मैन पावर प्लानिंग यहाँ पर बहुत ही वीक है। यही रीज़न है कि आपके पास में जो एम्प्लॉई हैं दे आर अंडर एम्प्लॉयड, यानी कि जितना उनको काम करना चाहिए उतना वो नहीं कर रहे हैं। वो अपने पोटेंशियल्स को आप कह लीजिए पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ सुपरविजन है, कोई देखने वाला नहीं है। दे आर इनडिसिप्लिन ऑल्सो। इसके अलावा जब आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो स्टाफ का, बहुत हैवी करप्शन आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट में देखने को मिलेगा। देखिए करप्शन वगैरह क्या करता है, अल्टीमेटली आप कह लीजिए पब्लिक सेक्टर यूनिट के एम्प्लॉय को इनइफेक्टिव बना देता है। वो चाहकर भी फिर अच्छे से काम नहीं कर सकते। अगर वो अच्छा काम करना भी चाहते हैं तो उसका जो सुपरवाइज़र है या जो भी आप कह लीजिए मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो उनका काम करने नहीं देते। देयर इज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। 1991 के अकॉर्डिंगली 46% ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज ऐसे थे जहां पर आप कह लीजिए दे आर ऑपरेटिंग लेस देन 75% ऑफ देयर कैपेसिटी। यानी अगर मान लीजिए वो 100 यूनिट बना सकते हैं तो वो सिर्फ 25 आपके लिए 25 टू 75 के रेंज में बना रहे हैं। 75 से ज़्यादा वो नहीं बनाते, जबकि वो 75 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं आप कह लीजिए। देखिए ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ नहीं पाता। इसकी वजह से आपके लिए वेस्टेज काफ़ी हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, आप रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके प्रॉफिट पे तो इफ़ेक्ट करने ही वाला है। बिसाइड दिस प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इज़ देयर। क्या कहा गया, मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वहाँ पर आपको प्रॉपर प्लानिंग देखने को नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट अप्रेजल, देखिए इस वर्ड का मतलब समझिए। प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब होता है कोई भी बिज़नेस चालू करने के पहले ही आप उस बिज़नेस को पूरी तरह से इवैल्यूएट करते हो, हर एक बेस पर, कॉस्ट के बेस पर, सेल्स के बेस पर, प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऐसी है जहाँ पर उसको प्रॉपरली आप कह लीजिए वेरीफाई नहीं किया जाता, प्रॉपरली आप ये कह लीजिए कि उसको अप्रेजल में नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली आप कह लीजिए फिजिबल नहीं होता, प्रॉफिटेबल नहीं होता। यहाँ पर यही रीज़न है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू होते ही आपके लिए फेल हो जाते हैं या बहुत ही हैवी लॉस इनकर होता है उन प्रोजेक्ट्स के अंडर में। क्या कहा गया, अगर आप इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप कह लीजिए आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है वो गलत होगा, जिससे आपका रिसोर्सेज वेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि आप कह लीजिए कंपनी प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाती। प्राइसिंग पॉलिसी की अगर बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हो, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात करते हो, तो दे आर नॉट गाइडेड सोनली बाय द प्रॉफिट मोटिव। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, काम तो इनका सिर्फ और सिर्फ आप कह लीजिए एक रीज़न के लिए, दैट इज़ सर्विस मोटिव। क्योंकि ये सर्विस मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, मैनी अ टाइम दे चार्ज लेस प्राइस, ये कम प्राइस आप कह लीजिए चार्ज करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, कई बार इनका जो प्राइस है वो इनके फिक्स कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाता, तो जिससे इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके लीजिए वो रिकवर नहीं होता। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर रिकवर नहीं हो रहा है फिर भी अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ये कम्प्लीटली नॉन रैशनल डिसीजन होता है। बट इवन दो कंपनीज आप कह लीजिए लॉस झेलते हुए भी प्रोडक्शन करती है, क्योंकि उनका पॉलिसी ही इस तरीके से आप कह लीजिए। तो दोस्तों दीज आर नथिंग बट द ओवरऑल प्रॉब्लम दैट इज़ फेस बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपको मैं बता कर रख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम लोग देखेंगे। अगर आप बुक में ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखोगे तो यू विल कम टू नो जो प्रॉब्लम्स हैं उसी के सोल्यूशन के लिए आप कह लीजिए ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं। तो एक बार आप भी ऑब्जेक्टिव्स देख लोगे, नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।